राज्यपाल की नियुक्ति क्यों और निर्वाचन क्यों नहीं, इस पर चौथा और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा या कारण यह है कि यदि राज्यपाल का चुनाव होता है तो जनप्रतिनिधि कहलाएगा वो तो, और उसके बाद क्या हो जाता है कि राज्यपाल ऐसी स्थिति में मात्र राजनीतिक दलों का एक तरीके से खिलौना बन जाएगा। तो चौथा कारण है राजनीतिक दलों के हाथों का खिलौना। दलों के सहयोग से जब राज्यपाल निर्वाचित होगा तो फिर जिस दल की भूमिका उसके निर्वाचन में महत्वपूर्ण रही है, राज्यपाल उसके हाथ की कठपुतली रहेगा। और ऐसी स्थिति में राज्यपाल केंद्र के प्रतिनिधि के नाते स्वतंत्र रूप से अपना कार्य नहीं कर पाएगा। उसे उस राजनीतिक दल या उन राजनीतिक दलों के निर्देश के अनुसार काम करना होगा जिनके बल पर वह जनप्रतिनिधि चुना गया है। ऐसी स्थिति में क्या राज्यपाल का पद वह भूमिका निभा पाएगा जिसके लिए यह पद बनाया गया है? ऐसी स्थिति में राज्यपाल निष्पक्ष नहीं रह पाएगा। ऐसी स्थिति में राज्यपाल का पद दलबंदी के उस भंवर में फंस जाएगा, दलबंदी को बढ़ावा मिलेगा। इसीलिए राज्यपाल का निर्वाचन कराया जाना उचित नहीं और उसकी नियुक्ति ज़्यादा उचित है, और इसीलिए हमारे संविधान में इस बात का प्रावधान किया गया है। राज्यपाल की योग्यताओं के बारे में यदि बात करें तो राज्यपाल के पद पर वही व्यक्ति नियुक्त हो सकता है जो पहली भारत का नागरिक हो, स्वाभाविक रूप से सिटीजन हो भारत का। दूसरा, उम्र के मामले में कम से कम 35 वर्ष की आयु हो। ये आपको याद रखना होगा कि उम्र के मामले में उसकी उम्र 35 वर्ष जैसे राष्ट्रपति की है वैसी राज्यपाल की भी हो, 35 वर्ष पूर्ण कर चुका हो, न्यूनतम आयु। ऊपरी सीमा का कोई बंधन नहीं है। तीसरा, वह संसद या विधानमंडल का सदस्य ना हो जैसा कि राष्ट्रपति ना हो। तो राष्ट्रपति की जो योग्यताएं हैं, अहर्ताएं हैं, वही राज्यपाल के लिए भी लागू हैं। और इसके अलावा एक यहाँ पर यह भी है कि केंद्र व राज्य सरकार के अधीन वह किसी पद पर कार्यरत ना हो, वही बात जो राष्ट्रपति के लिए लागू है। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष ये कि राज्यपाल की योग्यताएं वही हैं जो राष्ट्रपति के लिए हैं। व्यवहार में देखा गया है कि राज्यपाल जो होते हैं वो सामान्यतः पुराने राजनीतिक नेता, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में या तो राजनीतिक व्यक्ति या कोई प्रसिद्ध फौजी या कोई अन्य क्षेत्रों में जिन्होंने नाम कमाया है, प्रतिष्ठा हासिल की है, गौरव के स्थान पर पहुँचे हैं, नागरिक प्रशासन से जो अवकाश प्राप्त कर चुके हैं और बहुत लंबा अनुभव लिया है, फौज वगैरह में लंबे काल के लिए जिन्होंने अच्छे उच्च पदों पर काम किया है, विख्यात शिक्षाविद हों या विशिष्ट कौशल किसी क्षेत्र में उन्हें हासिल हो, ऐसे लोगों को सामान्यतया राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। अर्थात बहुत लंबा अनुभव, बहुत ऊंची प्रतिष्ठा, बहुत सम्मान जिन्हें मिल चुका है और समाज में जो बड़ी प्रतिष्ठारत स्थितियों में हैं, उन्हें सामान्यतया राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। ये एक परंपरा चली है, और चूंकि ये परंपरा बहुत अनुभव से जुड़ी हुई है तो सामान्यतः राज्यपाल की जो आयु भी होती है वो 60, 65, 70 के ऊपर हो जाते हैं, क्योंकि तब जाकर उन्हें वह प्रतिष्ठा और गौरव मिलता है जिस पर वे ऐसी स्थिति हासिल करते हैं जहां पूरा समाज उनकी ओर देखता हो। अब कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल और वेतन के मामले में राज्यपाल 5 वर्ष के लिए, उसकी नियुक्ति 5 वर्ष के लिए होती है, परंतु व्यवहार में ये जो पद है ये राष्ट्रपति के प्रसाद के रूप में है। राष्ट्रपति जब चाहें उन्हें हटा सकते हैं, राष्ट्रपति जब चाहें उन्हें
एक राज्य के राज्यपाल पद से हटाकर किसी दूसरे राज्य के राज्यपाल पद पर स्थानांतरित कर सकते हैं। राष्ट्रपति यदि चाहें तो उन्हें एक 5 वर्ष का दूसरा नया कार्यकाल भी दे सकते हैं पुराना पूर्ण होने पर। तो कुल मिलाकर राष्ट्रपति का प्रसाद, और यदि हम राष्ट्रपति का प्रसाद कहते हैं तो ये बात स्पष्ट आपको पुनः हो जानी चाहिए कि असली जो निष्कर्ष, असली जो निर्णय होते हैं इन मामलों में, वो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के द्वारा किए जाते हैं राष्ट्रपति के माध्यम से। हाँ, राज्यपाल के ऊपर महाभियोग जैसी बात नहीं होती जो राष्ट्रपति के लिए है। जैसे हमने इम्पीचमेंट कहा था, राष्ट्रपति के मामले में इम्पीचमेंट होता है, तो राज्यपाल के मामले में इम्पीचमेंट या महाभियोग नहीं है। राज्यपाल को हटाने के लिए बड़ी सीधी प्रक्रिया है। राज्य के विधानमंडल या राज्य के उच्च न्यायालय की कोई भूमिका नहीं होती। ये बात इसलिए यहाँ बोली जा रही है क्योंकि राष्ट्रपति के हटाने के मामले में सर्वोच्च न्यायालय और संसद की भूमिका है, लेकिन यहाँ पर इस तरह की चूँकि कोई प्रावधान ही नहीं है महाभियोग का, इसलिए राज्यपाल को हटाने की बात यदि है तो उसमें इनकी कोई भूमिका भी नहीं। तो फिर क्या राज्यपाल को हटाया नहीं जा सकता? नहीं, ऐसा नहीं। राज्यपाल को हटाने की एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया में राज्यपाल को हटाने के लिए राष्ट्रपति का आदेश या राष्ट्रपति की इच्छा स्पष्ट है जो राज्यपाल पर लागू होती है। राज्यपाल को संसद के नियमानुसार वेतन मिलता है और उसे भत्ता मिलता है, निःशुल्क आवास मिलता है, निःशुल्क सरकारी निवास मिलता है, और यदि राज्यपाल चाहें तो अपना त्यागपत्र उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को देते हैं। वही राज्यपाल का दायित्व निभाता है, जैसा मैंने पूर्व में बताया, राज्यपाल के ना होने पर। इस बात को याद रखेंगे कि राज्यपाल अपना इस्तीफा, अपना त्यागपत्र उच्च न्यायालय के, अपने क्षेत्र के उच्च न्यायालय, अपने राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को देते हैं और फिर वो उसका दायित्व निभाते हैं। राज्यपाल की शक्तियां क्या हैं? राज्यपाल के कार्य क्या हैं? एक लाइन में ये बात स्पष्ट है उसकी शक्तियों के बारे में, और वह है कि राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रधान होता है। जैसे कि राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान, तो वो मात्र संवैधानिक प्रधान है, लेकिन फिर भी उसकी बहुत सी शक्तियां हैं जैसे राष्ट्रपति की हैं। राज्यों में राज्यपाल की लगभग वही स्थिति है जो केंद्र या देश के मामले में राष्ट्रपति की है। दुर्गादास बासु, बहुत प्रसिद्ध राजनीति शास्त्री, उन्होंने कहा है कि संक्षेप में राज्यपाल की शक्तियां राष्ट्रपति के समान हैं। केवल कूटनीतिक मामलों को, सैनिक मामलों को और आपातकालीन मामलों को छोड़ दें तो, इन 3 मामलों को छोड़ दें तो बाकी सब क्षेत्र में उसकी शक्तियां राष्ट्रपति की शक्तियों के बराबर हैं, राष्ट्रपति की शक्तियों जैसी हैं। और कूटनीतिक मामले अर्थात विदेशी मामले, राज्यपाल जो एक राज्य का मुखिया है, उसे विदेश नीति से उसका कोई ताल्लुकात नहीं, तो स्वाभाविक है उसे इस तरह की कोई शक्ति नहीं दी गई है जिसमें विदेशी मामले आए। राज्यपाल चूंकि एक राज्य का मुखिया है, राज्य की सेना तो रहती नहीं, तो इसलिए स्वाभाविक है कि सेना के मामले में भी, रक्षा के मामले में भी राज्यपाल की कोई अधिकार नहीं है और न ही कोई कर्तव्य है। और जो अंतिम बात है वो आपातकाल। एक राज्यपाल एक क्षेत्र में आपातकाल घोषित नहीं कर सकता। आपातकाल घोषित करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को है, और इसलिए राज्यपाल की ये शक्तियां भी राष्ट्रपति से अलग हैं। तो फिर उनकी शक्तियां क्या हैं? मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, वैसे ही जैसे कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करते हैं, राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। बिल्कुल राष्ट्रपति जैसा ही मामला है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की। अब सवाल यह आता है, मुख्यमंत्री कौन बनेगा?
बहुमत दल का नेता, उस राज्य की विधानसभा के बहुमत दल का नेता, जैसे संसद के मामले में संसद के बहुमत दल का नेता राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनाता है। दूसरा, उच्च अधिकारियों की नियुक्ति। राज्य के जो उच्च अधिकारी हैं, जिनका दायरा राज्य है, राष्ट्रीय नहीं, ऐसे लोगों की नियुक्ति का अधिकार भी राज्यपाल को है, लेकिन हाँ, मुख्यमंत्री की सलाह पर। जैसे राज्य के महाधिवक्ता, लोक सेवा आयोग के सदस्य और कुछ अन्य पद, इनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं मुख्यमंत्री की सलाह पर। तीसरा, राज्यपाल जिला के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की भी नियुक्ति करते हैं, लेकिन ये जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति से परामर्श के बाद। राष्ट्रपति का इस मामले में दखल बहुत आवश्यक है। राज्यपाल की परामर्श से ही राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यानी राज्यपाल की भूमिका न्यायाधीशों की नियुक्ति में इतनी है कि वह राष्ट्रपति को परामर्श देता है, या राष्ट्रपति उस क्षेत्र के, उस राज्य के राज्यपाल से सलाह लेते हैं उस राज्य के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय में। चौथा, शासन का संचालन। मैंने जैसे शुरू में ही कहा, राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष है। संवैधानिक अध्यक्ष, वास्तविक कार्यपालिका जो है वो तो मुख्यमंत्री और उसका मंत्रिमंडल है, लेकिन कार्यपालिका संबंधी सभी कार्य जैसे राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, ऐसे राज्य स्तर पर राज्यपाल के नाम से होते हैं। तो हम लगातार इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि राष्ट्रपति और राज्यपाल लगभग उनके कार्य, उनके सभी अहर्ताएँ, सभी चीज़ें लगभग एक हैं, एक जैसी हैं, एक दो अपवाद को छोड़कर। जैसे हमने उनकी शक्तियों के बारे में जाना, 2-3 शक्तियां जो राज्यपाल के पास नहीं हैं। जहाँ तक राज्य के संचालन की बात है, सारे कार्यपालिका के सारे कार्य राज्यपाल के नाम से होते हैं। राज्य के बारे में राज्यपाल को राज्य सूची के सभी विषयों पर शक्ति प्राप्त है और राज्यपाल मुख्यमंत्री से प्रशासन संबंधी प्रत्येक विषय पर सूचना मांग सकता है। राज्यपाल को इस बात का अधिकार है कि वह राज्य संबंधी मामलों में, राज्य सूची से जुड़े हुए मामलों में मुख्यमंत्री से जानकारियां मांग सकता है। ये उसका एक अधिकार है और जिसके लिए ऐसी मांग होने पर सामान्य स्थिति में मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल उन सूचनाओं को जो मांगी गई हैं उनको एकत्रित करके राज्यपाल को भेजते हैं। राज्य सूची, एक शब्द यहाँ आया, यहाँ भी मैं बताना चाहूँगा कि राज्य सूची उन विषयों की सूची है जिस पर राज्य का अधिकार है। अर्थात ऐसे विषय उदाहरण के लिए वन जो है, वन के मामले में राज्य कानून बना सकता है। अपने राज्य के वनों के संबंध में वो जैसा कानून बनाना चाहे बना सकता है। इसमें केंद्र का दखल नहीं होता। तो ऐसे ही राज्य की सूची एक है जो वन जैसे, उसमें अन्य कुछ और विभाग हैं और कुछ और विषय हैं जिस पर राज्य का पूरा अधिकार क्षेत्र रहता है, केंद्र का नहीं रहता। ऐसी सूची को राज्य सूची कहते हैं। एक और सूची है, वह सूची जिस पर मात्र केंद्र का पूरा कार्यक्षेत्र है, उसमें राज्य दखल नहीं दे सकता। अर्थात केंद्र की सूची में जो विषय हैं उस पर राज्य की विधानसभा या मुख्यमंत्री या राज्यपाल किसी तरह का कानून नहीं बना सकते। वैसे ही जैसे कि राज्य सूची में दी गए विषयों में केंद्र किसी तरह का कानून नहीं बना सकता, उस पर केवल विधानसभा या मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल के लोगों का ही सर्वाधिकार रहता है। तो इस प्रकार दो सूचियां हो गई। एक राज्य सूची जिसकी कुछ
राज्य सूची के कुछ नाम यहाँ दिए हैं। दूसरा है केंद्र सूची, जो केंद्र सरकार के मातहत आती है, जिसमें विदेश और रक्षा और रेलवे और एयरवेज ये सब इसमें आते हैं। और एक कुछ विषय ऐसे भी हैं जिस पर राज्य और केंद्र की सहमति होना आवश्यक है, और दोनों की सहमति के बाद ही उन विषयों पर किसी तरह का कानून बनाया जा सकता है। ऐसे कुछ विषय जो राज्य और केंद्र दोनों के लिए अति महत्वपूर्ण हैं, ऐसे विषय जिनको केवल राज्य को देने नहीं दिया जा सकता, या जिस पर केवल केंद्र को कानून बनाने का अधिकार देने से संघात्मक व्यवस्था पर चोट पहुंचेगी, ऐसे कुछ विषयों को एक तीसरी श्रेणी में डाला गया है, और वह श्रेणी कहलाती है समहर्ती सूची। समहर्ती अर्थात कॉन्करेंट लिस्ट। उसकी सूची में देखिए ये कुछ नाम है। शिक्षा जो विषय है वह समहर्ती सूची का विषय है। शिक्षा क्यों इन विषयों को किस सूची पे रखा गया है, इस पर हम किसी अन्य अध्याय में चर्चा करेंगे। फिलहाल हम इतना जानें कि केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, केंद्र और राज्य के बीच विषयों का विभाजन बड़े स्पष्ट कर दिया गया है, और उसके लिए 3 सूचियां हैं। एक होती है स्टेट लिस्ट, जिसे राज्य सूची कहते हैं, दूसरा सेंट्रल लिस्ट जिसे केंद्र सूची कहते हैं, और तीसरा है कॉन्करेंट लिस्ट जिसे हम समहर्ती सूची कहते हैं। और इन सूचियों में कौन कौन से विषय हैं ये यहाँ पर लिखे हुए हैं। कुछ नया विषय जब आता है, कोई सी नया विषय जब कुछ हो जाता है, जो अचानक नया विषय आया, जैसे पिछले 30 साल में कंप्यूटर या आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई, कंप्यूटर से जुड़ी हुई बात आई, ऐसे कोई नए विषय के आने पर उसे पहले केंद्र को दे दिया जाता है। तो ये तो हुआ इन सूचियों के बारे में, और ये मैंने इसलिए बताना उचित समझा क्योंकि शासन के संचालन पे को लेकर ये प्रश्न आपके मन में उठेगा कि राज्यपाल किन शक्तियों का उपयोग करता है और राष्ट्रपति किन शक्तियों का। तो ये बात यहाँ स्पष्ट हो गई कि शक्तियों का भी विभाजन है, या प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद किस शक्तियों का उपयोग करता है और मुख्यमंत्री या उनके मंत्रिमंडल के लोग किन बातों में कानून बना सकते हैं। ये बात अब आपको स्पष्ट हो गई। अब अगला जो क्षेत्र है वह है आपातकालीन शासन व्यवस्था। आपातकाल में क्या होता है? कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपातकाल किसी एक राज्य में ही लगाया जाए। यदि राज्यपाल ये अनुभव करे कि राज्य में संविधान के अनुसार राज्य को चलाना संभव नहीं है, संविधान के अनुसार शासन व्यवस्था चलना संभव नहीं है, जिसमें राज्य की शांति की व्यवस्था भंग हो गई है, राज्य में अशांति हो गई है, लूट आर्सन आदि बहुत बड़े स्तर पर हो रहा है, तो राष्ट्रपति को वह अपना प्रतिवेदन भेजेगा। देखिए, प्रतिवेदन अर्थात एक तरह की रिपोर्ट। कौन भेजता है? राष्ट्रपति को राज्यपाल भेजता है। राज्य की स्थिति से अवगत कराते हुए वह एक रिपोर्ट राज्यपाल को भेजता है, और उस रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति निर्णय लेते हैं कि उस राज्य में आपातकाल की घोषणा करना आवश्यक है या नहीं। दूसरे शब्दों में, राज्य के आपातकाल की घोषणा केंद्र से, राष्ट्रपति से होती है, लेकिन तब जब क्षेत्र का उस राज्य का राज्यपाल तत्संबंधी प्रतिवेदन राष्ट्रपति को भेजे। प्रतिवेदन गया राज्यपाल का, राष्ट्रपति ने उसका अध्ययन किया, और राष्ट्रपति स्वयं इस पर कार्रवाई नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल उस प्रतिवेदन पर विचार करेगा, फिर राष्ट्रपति को वह सलाह देगा कि यहाँ पर इस राज्य में इस प्रतिवेदन के आधार पर आपातकाल घोषित कर दिया जाए। ऐसा होने पर आपातकाल की घोषणा होती है। जब घोषणा होती है तो क्या स्थिति रहती है? आपातकाल की घोषणा होने पर यदि राज्यपाल ये अनुभव करता है, तो आपातकाल की घोषणा होने पर वहाँ का जो मंत्रिमंडल है, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल और उसके बाद विधानसभा, ये एक तरीके से भंग हो जाते हैं।
ऐसी स्थिति में राज्य कौन चलाता है? राज्य जो राज्यपाल चलाता है, और राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्य को चलाता है। कब से? जब आपातकाल हो। कब तक? जब तक कि आपातकाल को हटा न दिया जाए। तो आपातकाल का एक बहुत बड़ा परिणाम, राज्य में आपातकाल आने पर एक बहुत बड़ा उसका परिणाम होता है कि वहाँ की सरकार एक तरीके से भंग तो नहीं होती पर कार्यवाहक सरकार बन जाती है, और जो शक्तियां हैं वो सब राज्यपाल के हाथ में आ जाती हैं। पर राज्यपाल उन शक्तियों का उपयोग केंद्र या राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में करता है। तुरंत वो उस राज्य का चार्ज अपने हाथ में लेता है और राष्ट्रपति के आदेशों पर कार्य करता है। राष्ट्रपति को कौन आदेश देता है? सलाह देने वाले लोग, अर्थात प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल। दूसरे शब्दों में, राज्य के आपातकालीन स्थिति में भी केंद्र राज्य पर हावी हो जाता है। अब हम आते हैं व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियों पर, जो दूसरी श्रेणी की शक्तियां हैं। राज्यपाल की व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियां क्या हैं? वही जो राष्ट्रपति की हों। जैसे राष्ट्रपति संसद के अधिवेशन बुलाता है, समाप्ति की घोषणा करता है, उनके सत्र तय करता है, आदि आदि, वैसे ही राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। देश के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो आप देखेंगे कि यदि हम बात करते हैं व्यवस्थापिका की या विधायिका की, तो उसमें राष्ट्रपति और संसद आते हैं, और संसद के 2 अंग आते हैं। ऐसे ही राज्य के मामले में भी जो व्यवस्थापिका है उसमें विधानमंडल, जिसमें विधानसभा और कुछ राज्यों में विधान परिषद भी है, और दूसरा है राज्यपाल। तो राज्यपाल जो है वह विधानमंडल का अभिन्न अंग है, क्योंकि राज्यपाल भी कानून बनाने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। आपको याद होगा कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई भी बिल कानून नहीं बन सकता, अर्थात वह भी कानूनी प्रक्रिया का एक हिस्सा है। उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल के हस्ताक्षर के बिना उस राज्य के संबंध में जो कानून बनाए गए हैं उस राज्य के विधानमंडल द्वारा, उस पर राज्यपाल के हस्ताक्षर होने जरूरी है। इसलिए वह एक अभिन्न अंग है विधानमंडल का। विधानसभा का सत्र बुलाना, अधिवेशन बुलाना, स्थगित करना, भंग करना, ये सब राज्यपाल का काम है, जो वह मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है, और आवश्यक पड़ने पर उसे भंग भी कर सकता है। दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन हर वर्ष कम से कम एक बार होता है। प्रति वर्ष बजट सत्र के पहले, बजट सत्र के दौरान उसकी शुरुआत एक संयुक्त अधिवेशन से होती है, और उस संयुक्त अधिवेशन को राज्यपाल एड्रेस करता है, जैसे कि देश के मामले में राष्ट्रपति करते हैं। दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में वो अभिभाषण देता है, और उस भाषण में क्या रहता है? शासन की नीतियां, शासन के कार्यक्रम, शासन की उपलब्धियां आदि का बखान राज्यपाल के भाषण में रहता है, क्योंकि राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिमंडल की गतिविधियों को विधानमंडल को के सामने रखता है। दूसरा, विधायिका के संबंध में या व्यवस्थापिका के संबंध में इसका जो शक्ति है वह है कि विधानमंडल के सदस्यों का मनोनयन, जैसे राष्ट्रपति करते हैं मनोनयन 12 राज्यसभा में और 2 लोकसभा में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लोगों को, ऐसे ही राज्य के विधानमंडल में राज्यपाल विधानसभा के एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को नियुक्त करता है। साथ ही विधान परिषद यदि है उस राज्य में, तो विधान परिषद के 1/6 सदस्य, कुल सदस्यों का 1/6 विभिन्न क्षेत्रों से लोगों को, नामी लोगों को मनोनीत करता है। पर ये जो अधिकार है वह भी मूल रूप से मुख्यमंत्री और उसके मंत्री परिषद से आता है। ये जो नाम आते हैं ये वहीं से आते हैं। लेकिन ये आपको जानना है कि विधान परिषद उन राज्यों में जहाँ पर है वहाँ पर 1/6 लोग नॉमिनेटेड होते हैं, नामित होते हैं, और ये नामित सदस्य विभिन्न क्षेत्रों से लिए जाते हैं।
इस प्रकार विधानमंडल के सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति उसके व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियों के तहत आता है। का संबंध है विधेयकों को स्वीकृति देने से, विधेयकों को स्वीकृत करना। जैसा मैंने बताया, केंद्र में राष्ट्रपति के बिना कोई सा कानून नहीं माना जा सकता, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना। उसी प्रकार राज्य में ऐसे कोई भी विधेयक जो विधानमंडल ने पारित किए हैं, सदन ने पारित किया है, विधान परिषद विधानसभा ने, उस पर राज्यपाल के हस्ताक्षर होने आवश्यक हैं, तभी वह विधेयक कानून का रूप लेता है। विधानमंडल द्वारा पारित कोई भी विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति या हस्ताक्षर के बिना कानून नहीं बन सकता। वित्त विधेयक जो है उसको प्रस्तुत करने से पहले किसकी अनुमति जरूरी होती है? केंद्र में राष्ट्रपति की। तो यहाँ पर राज्यपाल की अनुमति। राज्यपाल कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति की अनुमति व स्वीकृति के लिए भी भेज सकता है। कई बार ऐसे भी मौके आते हैं जब मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल ने कुछ ऐसे विधेयक बनाए और पारित किए हैं जिस पर राज्यपाल को परामर्श की ज़रूरत है, उस पर हस्ताक्षर करने से पहले। तो ऐसी स्थिति में वह अपने सुपीरियर अर्थात राष्ट्रपति को यह विधेयक भेज सकता है परामर्श के लिए, जानकारी के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए, और अकॉर्डिंगली तदनुसार वह उस पर कार्रवाई करता है। अगला जो इसका अधिकार है विधायिका संबंधी, व्यवस्थापिका संबंधी, उसका संबंध है अध्यादेश जारी करना। अध्यादेश क्या है? मैंने बताया था ऑर्डिनेंस। सदन के या संसद के सत्र के ना होते, संसद का जब सत्र ना चल रहा हो और ऐसी स्थिति में किसी आवश्यकता के कारण एक कानून बनाने की ज़रूरत है, तो मंत्रिमंडल के सलाह के अनुसार राष्ट्रपति तुरंत एक कानून घोषित कर सकता है जिसकी लाइफ अधिकतम 3 माह। यही बात राज्य में भी लागू है। यदि राज्य के विधानमंडल का अधिवेशन नहीं चल रहा तो राज्यपाल जरूरत पड़ने पर राज्य सूची के विषय पर, बार बार इस बात को याद रखें कि उसका अधिकार क्षेत्र केवल राज्य सूची के विषयों पर है, राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है। इस अध्यादेशों का 6 सप्ताह तक प्रभावी से माना जाता है, जो विधानमंडल द्वारा पारित होने पर कानून में बदल जाता है। तो इस प्रकार राष्ट्रपति जैसे राज्यपाल को भी राज्य सूची के विषयों में अध्यादेश जारी करने का अधिकार है।